का जो टॉपिक है, हम मेंटल हेल्थ को बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाले हैं आज। जितने भी हमारे आसपास अलग-अलग के ख़्याल है, अलग-अलग की बातें हैं मेंटल हेल्थ को लेके, हमारी ज़हनी हेल्थ को लेके, तो हम चाहेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करने वाली हूँ आज कि हम उसको एक अलग नज़रिए से देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ या जो हमारी ज़हनी सेहत है वो क्या होता है? तो हमारी ज़हनी सेहत में जो 3 बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, वो ये है कि हमारा जो इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल वेल-बीइंग जो है, हम हमारे इमोशंस है, हमारी जो अ, चीज़ों को समझने की, उनके ऊपर जो हमारे ख़्याल आते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है यानी कि साइकोलॉजिकल, और हमारी जो सोशल वेल-बीइंग है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं, हमारी प्रेज़ेंस सोशली कितनी एक्सेप्टेबल है, अप्रूव्ड है। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, ये इन तीनों चीज़ों पे बनी रहती है। जैसे हमारी मेंटल हेल्थ के ये 3 पिलर्स होते हैं, एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेल-बीइंग। मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादातर इस बात को डिफाइन करती है या डिटरमाइन करती है कि हमारी डेली लाइफ में जितनी भी स्ट्रेसेस आते हैं, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस आती है, हमारा एग्जाम में फेल हो जाना, किसी किसी अपने का इंतकाल हो जाना या किसी अपने का दूर चले जाना या अकेले रहना, हमारे आसपास हमारे रिलेटिव्स का ना रहना। तो ये जितनी भी स्ट्रेसेस होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हमारी कंडीशन अच्छी हो ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में बचपन से लेके जब तक हम बड़े होते हैं तब तक, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमको नहीं पता कि हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम कैसे डील करते हैं, इन सारी सिचुएशंस के साथ हम कितना पॉजिटिवली उसको देखते हैं, हमारा नज़रिया इन सारी चीज़ों की तरफ कैसा होता है, ये चीज़ें हम तक कितनी, हमारे ज़हन तक, हमारे बिहेवियर तक कितनी जल्दी पहुँचती है, या वो पॉजिटिवली पहुँचती है या नेगेटिवली पहुँचती है। तो अगर हम बहुत ही बैलेंस तरीके से या बहुत ही पॉजिटिवली हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत को फेस करें, उससे लड़े, एंड देन हम लोग और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, उससे कुछ सीखे, आगे बढ़े, इसका मतलब ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम ये नहीं कर पाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई परेशानी आती है, किसी बहुत जान-पहचान अच्छे हमारी बहन का, हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है और हम उस चीज़ से बहुत, बहुत लेट बाहर निकल पाते हैं। हम उसी चीज़ में डटे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या चल रहा है हमारे आस-पास। इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन से हम लड़ नहीं पा रहे हैं। उस सिचुएशन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस सिचुएशन से जितनी भी चीज़ें हमको सीखनी थी, हमने सीखी नहीं है, और ऊपर से हम इस चीज़ को अपने नफ्स पे, अपनी नफ्सियात पे हैवी होने दे रहे हैं। तो जब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो ज़हनी सेहत है, वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी हेल्दी नहीं है। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो ख़्याल होते हैं, हमारा जो मूड होता है, हम कैसे किसी के साथ बिहेव करते हैं, इन 3 चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ हेल्दी है या नहीं है। अगर हमारे ख़यालात, हमारे थॉट्स जो है बहुत नेगेटिव है, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, हम हर छोटी चीज़ पे भड़क जाते हैं, हम हर किसी इंसान को गलत समझ बैठते हैं, हम हर किसी को ये बोलते हैं कि नहीं, तुमने जो बोला वो सही नहीं था, गलत था। तो हर किसी इंसान को हमारा गलत नज़रिए से देखना, उसके लिए गलत ख़्याल लाना, उसके बारे में नेगेटिव सोचना, फिर उसके बाद जो हमारे मूड्स होते हैं, अच्छा मूड है, बुरा मूड है, हम किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हमारे घर पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे खुद के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे आसपास के लोगों के साथ सोशली कैसा बिहेवियर है। अगर ये 3 चीज़ें अफ़ेक्ट हो रही है, नेगेटिव हो रही है, जिससे हमें खुशी नहीं मिल रही है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि बिल्कुल सुकून नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो हेल्दी नहीं है।
हमारी जो ज़हनी सेहत है उसमें किसी प्रोफेशनल का या किसी के सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ रही है। अ, मुझे काफ़ी आई थिंक अबाउट 6 साल हो गए हैं कि मैं इस फील्ड में हूँ, पढ़ाई से लेके अभी प्रैक्टिस जो कर रही हूँ उसमें, कि 6 साल से बहुत अलग-अलग विचार होते हैं सबके अंदर कि मेंटल इलनेस क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है। हम आए दिन ना जब हमारी कोई फ्रेंड होती है, हमारे घर में कोई हमारी बहन होती है, भाई होता है, अम्मी होते हैं, अब्बा होते हैं, तो हम आए दिन उनको कहते हैं, "ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इडियट हो क्या? स्टूपिड हो? मोरॉन हो?" तो हम समझते नहीं हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। हम बस बोल देते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे स्टिग्मा है मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ को लेके, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में, और स्पेशली जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई औरत जुड़ी हुई है, तो वो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। तो जो शब्द है पागल, जो शब्द है इडियट, जो शब्द है स्टूपिड, मोरॉन, इडियट, स्टूपिड, मोरॉन 3 अलग-अलग किस्म के एस्पेक्ट्स है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल क्वोटिएंट को मेजर करते हैं। मतलब आईक्यू, जिन लोगों का आईक्यू 20 से 40 तक होता है, उनको हम इडियट बुलाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे आसपास हम बहुत बार मस्ती में, मजाक में दोस्तों को, हमारे भाई बहन को, बहुत लोगों को इडियट बोल देते हैं, स्टूपिड बोल देते हैं। पर इनका जब हम मेंटल हेल्थ की डिक्शनरी में देखने जाए तो इनके अलग ही मतलब है, और ये मतलब को अगर कोई भी समझने लग जाए तो इस चीज का बहुत ही अलग इम्पैक्ट रहेगा। अगर किसी ने किसी स्पेशली एबल्ड स्कूल में जाके कह दिया कि अच्छा ये इडियट है, तो साइंटिफिक टर्म्स में इडियट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर बच्चे या इंसान का आईक्यू जो है 20 से लेके 40 तक है, जो सबसे ज्यादा लो होता है, उसका आईक्यू वो है, इसीलिए हम उसको इडियट बुलाते हैं। तो लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में है, और अब तो काफी हर सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि हम ये जो छोटे छोटे शब्द है उनको काफी ज्यादा अपनी नॉर्मल वोकैबुलरी में इंक्लूड करने लग गए हैं, और इससे जो है स्टिग्मा बढ़ता जा रहा है। इससे जो है, जैसे आज जब मुझे पता चला कि इडियट का मतलब क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था 6 साल पहले। जब मुझे पता चला कि इडियट का मतलब क्या होता है, तो आज जब भी कोई मुझे इडियट बुलाता है, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि अच्छा, इनको लगता है कि मेरा आईक्यू कम है। तो ये जो इडियट वगैरह जो इंटेलेक्चुअल पूरा एरिया है आईक्यू को लेके, स्पेशली एबल्ड को लेके, और बहुत सारी अलग-अलग चीजों को लेके, हम उन्हें मेंटल इलनेस बुलाते हैं। वी कॉल देम मेंटल इलनेस। वो ऐसी चीज है जो हमारे साथ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, बहुत ज्यादा वक्त के लिए रहती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसको पढ़ के रीड करने वाली हूँ कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बीच का फर्क क्या है। मेंटल हेल्थ हमेशा या फिर तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ है, आप और मैं एग्जिस्ट करते हैं, आज सुबह उठे थोड़ा सा बुखार हो गया, आज शाम को थोड़ी सी खांसी है, जुकाम है, तो इससे क्या होता है कि वो हमारी फिजिकल हेल्थ या फिर तो अच्छी है, या फिर तो हम खैरियत से है, या फिर तो हम खैरियत से नहीं है। वैसे ही हमारी एक मेंटल हेल्थ है, हमारा जो ज़हनी सेहत है, वो हमेशा हमारे साथ होता है। आज जब आप लोग यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी भी एक मेंटल हेल्थ मेरा भी एक मेंटल हेल्थ स्टेटस है कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेंटल हेल्थ हमेशा होती है हर इंसान के पास। बस वो चाहे तो पॉजिटिव होती है, जिसका मतलब होता है कि इंसान मेंटली हेल्दी है, और कभी-कभी वो नेगेटिव होती है, जिसका मतलब होता है कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। जबकि हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो ये तब होता है जब मेंटल इलनेस, जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है, वो एक इंसान की जो लायकात होती है या उसकी जो समझ होती है अपनी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से चलने की, मतलब जिन इंसानों को मेंटल इलनेस होती है उन्हें बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड की इलनेस रहती है, बहुत लंबे समय तक। तो उनकी जो
जीने की, उनके जो डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटीज करने की जो एबिलिटी है, वो कम हो जाती है, वो अफेक्ट होने लगती है। हम उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते, हम डरते हैं कि कहीं हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो चाहे कुछ कहीं कुछ और ना हो जाए। तो मेंटल इलनेस बहुत ही सीवियर किस्म का या एक बीमारी की तरह होता है, पर बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही ऐसी चीज है जो हर किसी को होती है। जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, आजकल तो कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी चीजें भी बहुत नॉर्मल हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों को होती है। तो जैसे डायबिटीज हर घर में पाया जाता है, थायराइड हर घर में पाया जाता है, वैसे ही जो मेंटल इलनेस है वो बहुत प्रेवलेंट हो गई है। हर घर में ये भी पाया जा सकता है अगर सही तरीके से इसका डायग्नोसिस हो। आगे हम डिफरेंसेस देखेंगे और भी चीजों के बारे में। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ का मतलब जो होता है वो ये होता है कि या फिर तो हम खुश नहीं हैं, या फिर तो हम खुश हैं, या फिर तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, या फिर तो हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। हमारा लो फील करना, कुछ ख्याल है, किसी की कुछ बात है, किसी की कुछ एक्शन है जो हमें परेशान कर रही है, हमारे जो डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है। बहुत बार होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए थी। तो वो एक मेंटल हेल्थ वाला कंसर्न है कि आप थोड़े से परेशान हो। किस चीज के लिए परेशान हो? क्योंकि आप किसी किसी चीज से नाराज हो, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये जो चीजें हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, जितनी भी कंडीशंस होती है, जितने भी कंसर्न्स होते हैं, वो टेम्पररीली होते हैं, ये परमानेंट नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि मेंटल हेल्थ हमेशा एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके अलावा मेंटल हेल्थ के अंदर जितनी भी चीजें आती है वो आती रहती है, जाती रहती है। जैसे बुखार है, वायरल इन्फेक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वायरल तो हमें पूरे अपनी जिंदगी में 25 साल में 50 साल में बहुत बार वायरल हो जाता है। दवाई लेते हैं, 5 दिन खत्म हो जाता है, फिर कभी अगले साल आ जाता है। वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी हमें ये एक फेज आता है जहाँ पे हमें अच्छा फील नहीं होता, हम चाहते हैं कि हम किसी से बात करें, कोई हमारे साथ हो। तो मेंटल हेल्थ हमेशा रहती है। इसमें ज्यादातर यही होता है कि आपको कुछ चीज परेशान कर रही है, आप लो फील कर रहे हो, आपके ख्यालात थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, आपके आसपास चीजें आपको सुकून नहीं दे रही है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। जबकि हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस का मतलब यही नहीं होता है कि आप सैड हो, आप किसी चीज को लेके परेशान हो। ये एक ऐसी चीज होती है जो उस इंसान को कंट्रोल में ले लेती है। अगर हम मेंटल इलनेस के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, क्लिनिकल डिप्रेशन है। तो मेंटल इलनेस की जो अलग-अलग ब्रांचेस है, अलग-अलग कंडीशंस है या डिसऑर्डर्स है, वो जो है इंसान को ऐसा लगने लगता है कि वो जो है अपने आप के कंट्रोल पे नहीं है, उसको कुछ और कंट्रोल कर रहा है। मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है किसी हमारे चाहने वाले के इंतकाल से, किसी की डेथ से, या हमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, हम पूरे कुछ वक्त के लिए हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमको गिल्ट आ रहा है, हमको लग रहा है कि हम और मेहनत कर सकते थे, या हमें ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हैं, हमें घर पे जाना है, अपने लोगों के बीच रहना है। जैसे लॉकडाउन में ऐसा बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही थी। तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही थी क्योंकि वो लोग उन लोगों के बहुत अलग-अलग रीजंस थे, वो किसी से मिल नहीं पा रहे थे, घर पे अकेले रहते थे, उनको जो खाना खाना था वो खा नहीं पा रहे थे, उनके आसपास के लोग बीमार हो रहे थे, बहुत डर लग रहा था। कोविड का जो पूरा समय चल रहा है, अभी तो खैर थोड़ा डर कम हो गया है, लेकिन तब तक की बात है जब जून जुलाई में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे, मेंटल हेल्थ सबकी नेगेटिव हो रही थी। तो तब बहुत सारे लोगों को एक ही नेगेटिव वाले जो इमोशंस है, नेगेटिव वाली जो फीलिंग्स है, वो काफी बढ़ गई थी। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो अ, अगर मेंटल हेल्थ में
और मेंटल इलनेस में एक फर्क ये भी है कि मेंटल हेल्थ के जो रीजंस होते हैं नेगेटिव होने के, अगर वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गए, बहुत ऐसा देखा है सुसाइड केसेस में कि इंजीनियरिंग में या किसी भी कहीं पे भी फेल हो गए तो बहुत लंबे समय तक वो लोग अपने आप को बंद कर देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है मेंटल हेल्थ नेगेटिव से वो धीरे धीरे क्लिनिकल डिप्रेशन में हो जाती है और इंसान जो है अपने आप से अलग हो जाता है, पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ के जो छोटे छोटे कंसर्न्स है या जिस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ नेगेटिव हो जाती है, वो कभी कभी मेंटल इलनेस हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ कैन टर्न इनटू मेंटल इलनेस, देयर आर चांसेस फॉर दैट, अगर सही वक्त पे उसका इंटरवेंशन नहीं हुआ, अगर सही वक्त पे हमने थेरेपी नहीं ली तो। जैसे कि मेंटल इलनेस में मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ये सारे जो है वो मेंटल इलनेस के एग्जांपल्स है। मेंटल इलनेस अगर हमारे फैमिली में किसी को है तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी ऐसी चीज है जो सीवियर है, वैसा ही है जैसे अगर हम फिजिकल हेल्थ में डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में ऐसा होता है कि घर पे कुछ मीठा बन रहा है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको डायबिटीज है उसके लिए हम शुगर फ्री डाल दें, या जिसको थायराइड है हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए या उसके हिसाब से हम कम नमक डालें या कम कॉलीफ्लावर बनाए या कैबेज बनाए ताकि उनको इतना अफेक्ट ना हो। वैसे ही जब किसी को मेंटल इलनेस होती है तो हमें उस इंसान के अलावा घर के जो बाकी लोग हैं उन पे भी थोड़ा असर होता है, उनको भी थोड़ी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है और उनको एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। जबकि मेंटल हेल्थ में जो है एक इंसान अगर उसको उसकी मेंटल हेल्थ उसको लग रहा है कि नेगेटिव हो रही है या डिटोरिएट हो रही है तो वो अपनी फैमिली के अगर वो चाहता है कि उसकी फैमिली का बस इतना सपोर्ट हो कि वो उसको बोले कि ठीक है तुम्हें मैं अपने अपने लिए काउंसलिंग चाहिए, थेरेपी जाना है तो तुम जाओ एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जिस वजह से वो परेशान हो रहे हैं उस चीज के लिए थोड़े समय तक वो अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करे, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब नेगेटिव होती है तो वो कहा जाता है कि टेम्पररी होती है, इसीलिए जो सपोर्ट होता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो जो है हम चाहते वो टेम्पररी रहती है। जबकि मेंटल इलनेस में ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक फैमिली मेंबर्स भी अफेक्ट होते हैं और उन बहुत लंबे समय तक उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। प्रेवलेंस जो है मेंटल हेल्थ कंडीशंस की, मेन और वुमेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि मेन को कितना मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं और वुमेन को कितने कंसर्न्स होते हैं। तो ये जो डेटा है वो इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के हिसाब से है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत जनरलाइज्ड बताए हैं वर्ल्ड ग्लोबली उस डेटा को लेके। तो ऐसा बिकॉज हम जानते हैं कि औरत और मर्द में वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अपने रिश्ते निभाते हैं, जिस तरीके से अपने जज्बात बयां करते हैं और स्ट्रेस को जिस तरीके से वो डील करते हैं वो बहुत अलग अलग होता है। इसीलिए मर्द और औरत में मेंटल हेल्थ या जहनी सेहत का जो रिपरकशंस होते हैं या उसकी जो प्रेवलेंस होती है वो भी बहुत अलग अलग होती है। ये इसीलिए भी क्योंकि मर्द और औरत में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से डिफरेंसेस है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं या जितनी भी बार मेंटल हेल्थ नेगेटिव होती है तो औरत जो है वो सारी चीजें अपने अंदर तक कर देती है, वो अपने सारे नेगेटिव्स को, अपने सारे थॉट्स को, बिहेवियर्स को इंटरनलाइज कर देती है, उसको बंद कर मतलब अपने अंदर ही रखती है, वो इतना बयान नहीं करती, इतना एक्सप्रेस नहीं करती। जबकि जो मर्द होते हैं, मेन जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं।
चाहे वो खेल कूद के, ऑफिस में गुस्सा करके, घर पे गुस्सा करके, दोस्तों के साथ खेल के, दोस्तों के साथ झगड़ा करके, वो अपना सारा गुस्सा उनके अंदर से निकल जाता है। जबकि औरत जो है वो सारी चीजें अपने अंदर लेती ही जाती है। ये जितने भी सारे पॉइंट्स है, ये सारे रिसर्चेस है और ये सारे रिसर्चेस का कंक्लूजन है। तो इसीलिए इनमें मेरा बहुत कम रोल है, ये सिर्फ मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि औरत अपनी जितनी भी मेंटल हेल्थ को लेके कंसर्न्स होते हैं, बिहेवियर्स, थॉट्स, मूड्स वगैरह, वो अपने अंदर ही रखती है, वो इतना बयां नहीं कर पाती है। और मर्द जो है वो उसका उल्टा कर देता है, वो बयां कर देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसीलिए मतलब हम सबने कभी सोचा है कि हमारे माए जो है, हमारी नानी दादी जो है, हमारी बुआ है, फूफू है, मासी है, खाला, ये सब जो है, इनमें ना डायबिटीज वगैरह है, पैर का घुटनों का दुखना, बार बार हेडेक्स आना, पेट का दर्द हो जाना, या हमेशा लो फील करना, हमेशा ऐसा फील करना कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, हमेशा वो दुखी रहते हैं, हमेशा इतनी उनमें खुश मिजाजी नहीं होती है कि वो मर्दों की तरह अपनी सारी चीजों को बाहर निकाल सके, या गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर सके। लेकिन हमने देखा होगा अपनी फैमिलीज के अंदर कि हमारी जो औरतें हैं ना, जब से एजिंग चालू होती है, सबसे ज्यादा फिजिकली इनको तकलीफ होती है। चाहे वो बोन्स को लेके हो, हर जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, उसमें सबसे ज्यादा कमजोर औरत जल्दी हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि औरत का जो माइंड है, अब उसके फिजिकल बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो माइंड है, ये जो है औरत के बॉडी ऑर्गन्स को बोलने लगता है कि यार तुम्हें दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, आपको ये हो रहा है तो ये हो रहा है, और ये होता है क्योंकि आपको पहले ऐसा हुआ था, आपने ध्यान नहीं रखा, आपने दवाई नहीं ली, आप हॉस्पिटल नहीं गए। तो माइंड जो है वो अब सबकॉन्शियसली आपके बॉडी के साथ शुरू हो जाता है उसको कमजोर करना। इसीलिए इसीलिए ये होता है कि जितनी भी सारी चीजें हैं, औरत बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक इंटरनलाइज करती है, अपने अंदर रखती है, बाहर बाहर चीजें नहीं निकालती। तो हम देखते हैं कि लेट 30s में, अर्ली 40s में, अर्ली 50s में औरत जो है वो फिजिकली बहुत कमजोर होने लगती है, जबकि मर्दों के साथ इतना ये नहीं होता है। तो वो इसीलिए ज्यादातर होता है क्योंकि औरत के जो माइंड ने अपने फिजिकल ऑर्गन्स को, अपनी फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करना छोड़ दिया है। ऐसा पाया जाता है रिसर्च में कि जितनी भी लड़कियां होती है जो न्यूक्लियर फैमिली में होती है, मतलब वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ ही रहती है, और बहुत कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, उनके अंदर जो सेल्फ हार्म वाला एस्पेक्ट है या सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो एस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। अब जब हम सुसाइड की बात करते हैं या सेल्फ हार्म की बात करते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारी औरतों को देखा है जो किचन में होती है, जल जाती है, पर फिर बोलती है कि अरे क्या फायदा, जल गई ना, हो जाता है, वो तो हर बार होता है। तो वो जो पूरा एस्पेक्ट है, हम उसको बहुत जनरली नॉर्मली ले लेते हैं कि अच्छा वो किचन में गरम तेल से जल गई है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, अब 2 दिन बाद उसके हाथ पे धब्बा पड़ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो सेल्फ हार्म वाला एक एस्पेक्ट होता है, वो अनकॉन्शियसली उसको बोलता है कि ठीक है ना, लग गई चोट तो ठीक है, वैसे भी तुमको थोड़ा दर्द चाहिए था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम कॉन्शियसली इनके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अटेम्प्ट सुसाइड का मतलब यही नहीं होता है कि हम लिटरली जाए रस्सी से अपने आप को पंखे के नीचे डाल दे या ऊपर से छलांग मार दे। अटेम्प्ट सुसाइड ये भी नहीं होता। सुसाइड को कंटेम्पलेट करना, यानी सुसाइड के बारे में सोचना भी, ये भी बोल देना कि मैं क्यों जिंदा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ हूँ तो मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा किसी को। ये जो थॉट्स आते हैं, ये जो ख्याल होते हैं, हमारे हमारे मुंह से जो ये बातें निकलती है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल एग्जिस्ट करती है।
और ये इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम हमारे आसपास जो हो रहा होता है उससे हमें इतना सेटिस्फैक्शन नहीं है जितना सेटिस्फैक्शन हमें होना चाहिए। तो कंटेम्पलेटिंग सुसाइड और सेल्फ हार्म वाले जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो औरत में ज्यादा पाए जाते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि वो ज्यादातर अपने लाइफ के डिससेटिस्फैक्शन की वजह से है। बिकॉज हम सब भी जानते हैं कि जितने भी सोशल फैक्टर्स है या जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो इस प्रेवलेंस को ज़्यादा बढ़ाते हैं औरत के अंदर, इसीलिए जो औरतें होती है वो ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, हम हमारे आसपास हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, चाहे हम इंडिया में रह रहे हैं या हम किसी दुनिया के किसी और हिस्से में रह रहे हैं, हमारे आसपास ये बहुत है कि औरत को ये करना चाहिए, मर्द को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो सोशल फैक्टर्स है और जितने भी जेंडर रोल्स है कि औरत सिर्फ यही करेगी, मर्द सिर्फ यही करेगा, मर्द ये नहीं कर सकता है, औरत ये नहीं कर सकती है, इस वजह से मेंटली सबसे ज्यादा फीमेल सफरर्स है। मतलब मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा नेगेटिव सोशल फैक्टर्स और जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से बताई जाती है। ऐसा भी बताया जाता है एक रिसर्च में जो इंडिया में हुई है कि 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन जो इंडिया में है वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स है। जिसका मतलब ये भी होता है कि अगर 2/3 ऑफ विमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस किसी हस्बैंड का अपनी वाइफ पे हाथ उठाना, किसी इन लॉज का अपनी बहू पे या अपने घर वाले किसी भी इंसान पे जो है मेंटल टॉर्चर करना, इमोशनली टॉर्चर करना या फिजिकली भी अब्यूज करना, वो औरत के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और डोमेस्टिक वायलेंस मर्द पे नहीं होती है, ज्यादातर वो औरत पे ही होती है। तो ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी ज्यादा सफरर्स है मेंटल हेल्थ में, उसमें ऐसा भी होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से औरतों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो जितनी भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस जितने भी होते हैं मेंटल हेल्थ की डिक्शनरी में, उसके जितनी भी सिम्टम्स है जो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स सबसे ज्यादा औरत में पाए जाते हैं मर्द से। जबकि आदतें हैं, बुरी आदतें, चाहे वो एडिक्शंस, सब्सटेंस हो, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हो और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो, वो मर्द में ज्यादा पाए जाते हैं। अब इसकी भी अलग अलग वजहें हैं कि सिगरेट पीना है या टोबैको खाना है, ये मर्द में ज्यादा होते हैं। अब जब हम मेंटल हेल्थ मेन के बारे में कभी बात करेंगे तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो एडिक्शंस है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मेन में ज्यादा क्यों होते हैं। पर जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी और वगैरह के जितने भी सिम्टम्स है वो 2 to 3 टाइम्स मोर औरत में पाए जाते हैं मर्द से ज्यादा। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, शायद मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लूंगी। आई होप हेल्थ, तो जैसे कि हमने इसके पहले जितनी भी सारी चीजें डिस्कस की, आप सब सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चले कि मेंटल हेल्थ हमारी हेल्दी है या नहीं है। तो हम अनहेल्दी मेंटल हेल्थ तब बोल सकते हैं जब या फिर तो हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं या बिल्कुल कम खाना खा रहे हैं, या फिर तो हमारी सोने की जो स्लीपिंग पैटर्न्स है या फिर तो वो इम्प्रूव हो गई है या फिर तो वो बिल्कुल खराब हो गई है, हम बहुत ज्यादा सोने लगे हैं, बहुत कम सोने लगे हैं। तो ये भी एक चीज है जब से आपको पता चलेगा कि आपके मेंटल हेल्थ थोड़ी सी हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि आपको लोगों के आसपास अच्छा नहीं लगता, आप नहीं चाहते कि आपके आसपास लोग भटके, आप लोगों से ज्यादा बातें करें, आपको अपने आप के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब भी ये हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ हेल्दी नहीं है। पूरा दिन थके हुए लगना, ऐसा लगना कि थक गई हूँ, जबकि आपने बिल्कुल काम नहीं किया होता है फिजिकली, फिर भी आप थके हुए लगते हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल लो होती है, आपका मन करता है कि आप बस लेटे रहो। तो अगेन
मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो हेल्दी नहीं होती है। बिल्कुल नंब हो जाना, आपको लगता है कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कहाँ बैठना है, किसी भी चीज़ से आपको जब लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा-सा इम्बैलेंस है। आपकी बॉडी में जो अनएक्सप्लेन्ड एक्स या पेन्स होते हैं, यानी कि अचानक से कुछ पेन शुरू हो जाना, आपको पता नहीं चलना कि ये कैसे हुआ, मुझे पेट क्यों दुख रहा है, मेरा सिर क्यों फट रहा है, मेरी टांगे क्यों दुख रही है, स्टफ लाइक दैट। तो अनएक्सप्लेन्ड जो पेन होता है, जिसका आपको मतलब पता नहीं होता या डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है, तो जाहिर सी बात है वो एक साइकोसोमैटिक कंडीशन है, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती है, होपलेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आप अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको लगता है कि तो भी आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा-सा इम्बैलेंस है। जब आपको सिर्फ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स नहीं, किसी भी चीज़ की आदत हो सकती है। एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मैंने बहुत अलग-अलग आदतें देखी है लोगों में। कुछ तोड़ देना, बार-बार आग लगा मतलब जो मैचस्टिक आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैचस्टिक्स बस जलाते थे हैं, रखते हैं, वो जल जाती है पूरी, फिर दूसरी निकालते हैं, तो वो भी एक धीरे-धीरे आदत हो जाती है। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बस अच्छा लगने लगता है, तो वो सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप कर रहे हो क्योंकि आपके कॉन्शियस दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में जो ख़्याल चल रहे हैं, आप उनसे एस्केप करना चाह रहे हैं। तो जितनी भी हमारी बुरी आदतें होती है, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि हमें स्मोकिंग करने का शौक है या हमें कुछ कुछ आदतें बुरी हमारी जो ड्रिंकिंग वग़ैरह जो करते हैं लोग, इसीलिए नहीं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। वो बहुत बार इसलिए होता है कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीजें चल रही हैं, हम उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको और दबाते जा रहे हैं। तो आदतों की वजह वो बहुत बड़ी है। अचानक से कंफ्यूज लगना, क्या करूं क्या ना करूं, भूल जाना चीजें, हमेशा गुस्सा रहना, अपसेट रहना, परेशान रहना, डरा हुआ रहना। अगर ये भी चीजें हैं और आपको लग रहा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक ही फीलिंग है, इसका मतलब ये है कि आपके मेंटल हेल्थ में थोड़ा-सा इम्बैलेंस है। हमेशा छोटी बात पे चिल्ला देना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने आस-पास के जितने लोग हैं, किसी किसी के साथ भी झगड़ा करना शुरू कर देना। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आप किसी न किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए परेशान हो, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको इस पे चिल्लाना चाहिए, इस पे झगड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तब जब आपको लगता है कि जो आपके थॉट्स है, जो आपका बिहेवियर है वो गलत हो रहा है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज एन इम्बैलेंस इन योर मेंटल हेल्थ। सीवियर मूड स्विंग्स एक्सप्रेस महसूस करना, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो जाते हैं, कभी खुश, कभी गुस्सा, कभी उदास, कभी नींद आ रही है, तो अलग अलग बहुत जल्दी जल्दी मूड आपका चेंज हो रहा है। आपके आसपास के जितने लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा अलग हो रहा है, कमजोर हो रहा है। आपको अब सुकून फील नहीं होता उनके साथ रह के या उनको आपके साथ रह के। बहुत सारे ऐसे थॉट्स है या यादें हैं जो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है। आप बार-बार बस इसी बारे में सोचते हो कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की या मेरी फ्रेंड ने मुझसे झगड़ा किया या उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था या किसी ने ऐसा क्यों किया या ऐसा कैसे हो गया या कुछ अचानक से आपको याद आ जाना, बार-बार याद आ जाना। इसका मतलब भी यही होता है कि बिकॉज़ वो आपके ज़हन में हमेशा रहता है, इसीलिए वो आपकी ज़हनी सेहत को जो है अफ़ेक्ट कर रहा है। और हैल्यूसिनेशंस आना, अपने आप को हार्म करने के ख़्याल आना, आप जो जो भी दिन में पूरा काम करते हो, साफ-सफाई है, पढ़ाई है, अपना काम जो आप काम करने जाते हो, उस पे आपको अगर लगता है कि अफ़ेक्ट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप डेडलाइन्स मीट नहीं करते हो, आप चीज़ें भूल जाते हो, तो स्कूल में आप
होमवर्क करना भूल जाते हो, और आपको फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि आप याद रखो लेकिन वो भूल जाते हो। वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि आपके जहन में और भी बहुत सारी चीजें चल रही है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो ये सारी साइंस है जिससे अगर आप महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके साथ शायद हो रही है, तो ये इसीलिए क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, नेगेटिव हो रही है, और शायद आपको कहीं से हेल्प लेनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये साइंस है मेंटल इलनेस की या ऐसा, ये मेंटल हेल्थ क्या भी हो सकता है। दिस कुड ऑल्सो बी बिकॉज आप अपने फ्रेंड से दूर हो गए हो, आप हॉस्टल में रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रीजंस हो सकती है आपके सैड होने की, आपका नॉट फीलिंग गुड की, बहुत सारी रीजंस हो सकती है। इट इज नॉट ऑलवेज मेंटल इलनेस। तो वो कंक्लूजन पे इतना इजीली या वो थॉट्स हमें नहीं लाने चाहिए। ओके तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, इस पे सिर्फ मैं 2 मिनट लेने वाली हूँ कि साइकोसोमैटिक पेन क्या है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं फिलहाल बहुत कम लोगों को समझा पा रही हूँ कि साइकोसोमैटिक पेन होता क्या है। जो साइकोसोमैटिक वर्ड है, साइको का मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है, और सोमैटिक का मतलब होता है कि हमारे फिजिकल बॉडी से कुछ भी, कोई भी ऑर्गन हो या कुछ भी हो जो फिजिकल बॉडी से हमारे रिलेटेड हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि जब कोई अचानक से स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो आपको कांस्टेंट हेडेक शुरू हो गया, आपका अचानक से सिर फट रहा है, बहुत दुख रहा है, आपने दवाई ली है पर कोई असर नहीं कर रहा है, और बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई आपका बच्चा गायब हो गया है, आप पार्क में हो, कहीं मिल नहीं रहा है। तो बहुत जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है और अचानक से आपके बॉडी में पेन कहीं होने लगता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है आपके माइंड की वजह से, उसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक पेन या साइकोसोमैटिक कंडीशन। इसमें स्टमक एक्स भी बहुत सारे होते हैं, या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है जिसमें पेन हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो रहा है। मैं इस पे बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस या एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरा इससे पहले पिछले 2 महीने से मैंने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की है, लेकिन इससे पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती थी, और ये ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता था, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, और ऐसा होने लगता था कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता था। और अचानक से फिर कोरोना का भी शुरू हो गया ये सब, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी जो खांसी है और जुकाम है, सर्दी खांसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे महीने में 5 से 6 बार तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि कोविड भी चल रहा था और मैं बहुत ज्यादा कॉफ करती थी, पूरी हिल जाती थी, उसकी वजह से बुखार भी आ जाता था। फिर जब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया कि ये जा ही नहीं रही है, अच्छे खासे कॉफ सिरप ली है मैंने, अच्छी खासी एलर्जी की दवाई ली है, लेकिन ये जा ही नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि शायद ये जो मेरा जॉब है, इससे जो जितना मुझे वर्क प्रेशर मिल रहा है, इसकी वजह से जो है, मैं जो दिन में 14-15 घंटे काम करती हूँ वो मेरी मेंटल हेल्थ को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अपने लिए वक्त निकाल नहीं रही हूँ, अपने चाहने वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के लिए वक्त नहीं निकाल रही हूँ, अपने साथ अलग से बैठ नहीं पाती हूँ। रात को अचानक से ऐसा होता है कि अरे मेल आया होगा, कुछ करना है, कुछ करना है, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। तो जब मैंने रियलाइज किया कि ये मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो मैंने सबसे पहले अपना जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, ये बड़े से डॉक्टर के पास, एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास गई थी मैं। तो तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको, इसको हम साइकोसोमैटिक एलर्जी बोलते हैं। आपके जो कफ है, आपकी जो जुकाम है, वो इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं।
जब तक ये स्ट्रेस कम नहीं होगा तब तक आपकी खांसी और जुकाम, सर्दी जो है वो नहीं जाने वाली है। तो अब तक जब हमारी जो पढ़ाई होती है या हमारी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, बहुत सी जनरल जनरल चीजें होती है, जैसे हेडेक है, स्टमक एक है, लूज मोशन हो जाना है, बॉडी पूरी पेन करना है। तो ये बहुत सी जनरल चीजें हैं जो लोगों में देखी जाती है और समझी जाती है। लेकिन ये साइकोसोमैटिक एलर्जी पहली बार हुआ और मेरे खुद के साथ हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी को कितने बड़े अप्रोच से या कितनी बड़े इम्पैक्ट से कंट्रोल करता है। तो जब से मैंने जॉब छोड़ा, मेरी खांसी और जुकाम बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम। तो हमारी सोसाइटी में, इंडियंस में, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो माएँ हैं, हमारे आसपास जितनी भी औरतें हैं, इनफैक्ट मेन भी है, हमारे बाप, ये सारे जो है, हमें पता चलता है कि स्ट्रेस के टाइम पे ना इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इनका ना डायबिटीज हाई हो जाता है, लो हो जाता है, इनको बुखार आने लग जाता है, इनकी बहुत घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये लोग ज्यादा बीमार इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ के जो स्ट्रेसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम किसी के साथ हमेशा रहे, हमारे माँ बाप है उनको अकेला ना छोड़े, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स में हमेशा एक डर रहता है कि हम अकेले रह जाएंगे, हमें अकेले नहीं रहना है। या तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है फिजिकली। माइंड के जितने भी स्ट्रेसेस है, जितने भी थॉट्स है, जितने भी हमारे मूड्स है, वो सारी चीजें हमारी बॉडी को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करती है। इसीलिए साइकोसोमैटिक एलर्जीज है, साइकोसोमैटिक पेन्स है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, इनको हम बहुत कम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत कम पिक्चर इसका नजर आता है। बहुत बार होता है कि हम फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियन बोलता है कि रिपोर्ट्स तो आपके नॉर्मल है, पता नहीं आपको यहाँ पे पेन क्यों हो रहा है, चलो ये टेस्ट करवा देते हैं, वो भी नॉर्मल आता है। फिर जाके डॉक्टर हमको बोलता है कि आप चिंता मत करो, आप बहुत चिंता करते हो ना इसीलिए। तो साइकोसोमैटिक पेन जो है, एलर्जीज या डिसऑर्डर जो है, वो एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। हमें लगता है कि हमें फिजिशियन के पास जाना चाहिए, जो कि जाना चाहिए, वी ऑफ कोर्स नीड कि हम फिजिकली अपनी बॉडी को ट्रीट करें, लेकिन इस चीज को रियलाइज करना कि ये मेंटली हमें अफेक्ट कर रही है, हमारे माइंड की वजह से हमें पेन्स हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे कि आपके माइंड की वजह से ये पेन हो रहे हैं, तब आप अपने माइंड के लिए कुछ करोगे और वो पेन हमेशा आपके लिए खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स है फिजिकली, जैसे थायराइड है, जैसे पीसीओडी है या पीसीओएस है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा लाइफस्टाइल वाले डिसऑर्डर्स है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेट करते हैं ये। इसीलिए लाइफस्टाइल, इसीलिए क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, मेंटली हमको इतना पीस नहीं मिल रहा है, इसीलिए। ये एक टॉपिक था, मैं ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अब बस खत्म होने वाला है हमारा। यस, तो मेंटल हेल्थ और इस्लाम। तो ऐसा बोला जाता है कि जब हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो हमारा जो नफ्स है, नफ्स का मतलब हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगता है, हमारे ख्यालों को कंट्रोल करने लगता है, हम जैसे बिहेव करते हैं उसको कंट्रोल करने लगता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ, इस्लाम में, हमारे कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई है जिससे हम, मेडिटेशन टेक्निक्स बताई गई है, बहुत ज्यादा आयत लिखी गई है जिसको हम पढ़ सकते हैं जब हमें लगे कि हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम एंजाइटी से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। पर हमारे आसपास जितने भी हमारे बड़े हैं, जब भी कोई डॉक्टर बोलता है कि इनको डिप्रेशन है, आप ये दवाई दे दो, तो वो फिर हमें आके बोलते हैं कि अरे आप नमाज पढ़ो, दुआ करो, ये करो, वो करो, तो डिप्रेशन चला जाएगा। तो इसका बस यही एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं कि जैसे मैं आज डायबिटीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ हमारे टॉक में, तो
जब हमें डायबिटीज होता है तो जाहिर सी बात है कि डायबिटीज में हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो हमें सपोर्ट करें, हमारे आसपास रहे। लेकिन उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाए। हमें अपने शुगर को पूरी जिंदगी कंट्रोल में करना है, लेकिन डॉक्टर के पास तो हम बिल्कुल जाते हैं। तो वैसे ही जब डिप्रेशन की बात आती है, हमारे आसपास के लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहते हैं कि डिप्रेशन विप्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है दवाई खाने की, आप नमाज पढ़ो, आप एक्स्ट्रा नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, नफिल पढ़ना शुरू कर दो, तो डिप्रेशन जो है वो चला जाएगा। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो दुआएं है, जो कुरान में आयतें हैं, वो बिल्कुल हमारी मदद करती है। वो उससे हमें सपोर्ट फील होता है, हमें लगता है कि हमारा खुदा हमारे आसपास है, हमारे साथ है। जितनी भी ये बड़ी आजमाइश हो वो चली जाएगी, तो वो सपोर्ट हमेशा रहता है हमारे आसपास। लेकिन वो डिप्रेशन की वजह क्या है, वो डिप्रेशन हुआ क्यों है, वो हम कैसे बता पाएंगे? कुरान की आयतें जितनी भी है वो सारी अरबिक में है, इसलिए हम बहुत बार समझ भी नहीं पाते कि ये हमसे कहना क्या चाह रही है। और जब समझ भी पाते हैं तो हमें उन आयतों से वजह नहीं मिलती है कि हमें डिप्रेशन क्यों है। बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि हम कब से उदास क्यों हैं, हमें क्यों फर्क पड़ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। हमारे हमारा माइंड जो है, हमारी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, वो कुरान में भी लिखी गई है, बताई गई है। तो डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है कि हम उस आजमाइश से निकल जाए, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। हम बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिससे हमें बताते हैं कि इससे डायबिटीज या जो भी है, कैंसर है, कैंसर की बहुत सारी आयतें निकली है, दुआएं, कि हम जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं उससे हमें अल्लाह बचाए वगैरह। तो वो दुआएं तो हम पढ़ते ही है, नमाजें हम पढ़ते ही है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए। तो मेंटल हेल्थ जो है उसमें बिल्कुल हमें अल्लाह ताला का साथ चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के और नजदीक जाए, लेकिन उसके साथ वो मेंटल हेल्थ हमारी नेगेटिव क्यों हुई है और उसको सुधार कैसे सकते हैं, उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अम, हम कहाँ जा सकते हैं? हु डू वी सीक हेल्प टू? तो जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं और अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मेंटल इलनेस की वजह के लिए उसके जो सिम्टम्स अगर आप में है तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, तो इनको आपका समझना भी बहुत जरूरी होता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी जो थेरेपीज होती है वो बिल्कुल जो मेंटल इलनेस होते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो सिम्टम्स है उन पे काम करते हैं। जबकि हमें लगता है कि हमारे जो डेली स्ट्रेसर्स है, हमारा चेंज ऑफ बिहेवियर है, हमारे इमोशंस है, हमारे थॉट्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, हमें परेशान करने लगे हैं, तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए। अब साइकाट्रिस्ट जो है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास नहीं जाते हैं। तो साइकाट्रिस्ट जो है वो दवाई आपको देता है, वो थेरेपी बहुत कम बार देता है, वो शायद 6 महीने में एक ही बार आपसे बात करेगा। तो साइकाट्रिस्ट दवाई देता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर जो है वो आपसे हर हफ्ते एक बार बात करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को समझने के लिए, और आपको समझाने के लिए कि कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है। That's it.